नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रंजू जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका चैनल की व्यूअरशिप बढ़ती चली जा रही है और आपका जो कनेक्ट है अपने दर्शकों के साथ, अपने व्यूअर के साथ, वो बहुत अमेजिंग है। आज डायरेक्ट मुद्दों की बात करते हैं और डायरेक्ट सोल्यूशन और डायरेक्ट अपने व्यू पॉइंट उन तक पहुंचाते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, पाकिस्तान की तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने ऐसी-तैसी कर दी। ग्लोबल टेरर का सेंटर है पाकिस्तान, यहां तक कह दिया है पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान ने जब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के चेयरमैनशिप संभाला है, तब से एक तरीके का उनका एक उन्होंने एक सोच बना रखी कि हर फ्रंट पे इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान का अपना यूनाइटेड नेशन में अलग स्टेटस है, अलग तरीके की क्रेडिबिलिटी है। और जब भी वो इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन चलाने की कोशिश करते हैं, हमारे जो अपॉइंटेड जो वहां पे यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, वो उसका खंडन करते हैं और इतना पुरजोर खंडन करते हैं कि पाकिस्तान की मिट्टी पलीद हो जाती है। उनको अपने शब्द वापस लेने होते हैं या उनको ऐसे कॉर्नर की तरफ देखना पड़ता है जैसे कि दे आर कटिंग अ सॉरी फिगर। तो इस तरीके की चीजें ना बोले पाकिस्तान, ये ज्यादा बेहतर होगा। यूनाइटेड नेशन में वो कई बार ये अटेम्प्ट कर चुके हैं कि जेएनके का मामला उठाए, हिंदुस्तान के प्रति एक पर्टिकुलर नैरेटिव चलाते हैं। लेकिन हर बार ही देखिए, जब से हिंदुस्तान का मामला जेएनके का यूनाइटेड नेशन में गया है, तब से उनको अपने मुंह की खानी पड़ रही है। तो इस बार भी वही हुआ। जिस तरीके से हमारे जो परवश नैनी साहब ने, जिस तरीके से हरीश परवश नैनी साहब ने जिस तरीके का जवाब दिया, वो काबिल तारीफ था। और पाकिस्तान के पास इसका कोई आंसर नहीं था। साथ में उनको ही देखिए, बार बार उनको मुंह की खानी पड़ी कि वो एक टेरर स्टेट है, वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, तमाम तरीके के टेररिस्ट वहां फलते फूलते हैं और पूरा पूरा सपोर्ट आप पूरे तमाम तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। अब देखिए, सिडनी में जो हुआ, सिडनी के बीच में हुआ, उसके भी जो पर्सन इन्वॉल्व थे, उनका भी ना कहीं लिंक पाकिस्तान से है। तो ये टाइम एंड अगेन प्रूव होता चला जा रहा है कि पाकिस्तान ही एक ऐसी सरजमी है जो आतंकवादियों को पनाह देती है, ट्रेनिंग देती है, उनको विश्व के तमाम कोनों में भेज के इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी कराती है। एक तरीके का शय मिलता है और इसमें आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सियासत शामिल है। तो चाहे यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी फोरम हो अंजू जी, वहां पे पाकिस्तान को खानी पड़ती है। वो हिंदुस्तान को टारगेट करने की कोशिश करता है, अल्टीमेटली वो सेल्फ गोल में तब्दील हो जाता है और उनके पास उनका चेहरा छोटा सा रह जाता है। लिहाजा इस बार भी वही हुआ। और जिस तरीके से हमारा जो एक लोकस स्टैंडाई है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है जेएनके को लेकर और किसी भी इंटरनेशनल इशू को लेकर, वो काबिल तारीफ है। वो बगैर किसी पार्टीशन के एक इंडिपेंडेंट व्यू हम रखते हैं। लिहाजा इस वजह से हिंदुस्तान की तारीफ होती है और हिंदुस्तान की बात सुनी जाती है। पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठा रहा है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंटशिप है नॉन मेंबर्स की, उसका बाई रोटेशन पाकिस्तान को मिला है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान को किसी भी तरीके से ये एक कॉर्नर पे पुश करने की कोशिश टाइम टू टाइम करता है। हर देखिए 3 से 6 महीने में इस तरीके की घटना होती है और हम इसका पुरजोर जवाब देते हैं। तो इस बार भी वैसा हुआ। बहुत सरप्राइजिंग नहीं है और पूरा विश्व जानता है। गिने चुने चंद एक देश है, 200 देशों की जमात में अगर देख लें तो 1 या 2 देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, अन्यथा कोई उनका साथ नहीं देता। सारे लोग, उनका जो पहुंच है जो इंटरनेशनल फोरम में, वो बहुत ही लिमिटेड है। लिहाजा हिंदुस्तान जवाब देता है, हम इसको जाने नहीं देते क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत महत्वपूर्ण फोरम है। हम किसी भी ऐसे वक्तव्य को जाया नहीं होने देते जो पाकिस्तान ने बोला है। हम उसका पुरजोर जवाब देते हैं, हर बार खंडन करते हैं और अपनी बात को और वेहेमेंटली लगते हैं। उसका असर ये होता है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट माना जाता है, कोई उसको सीरियसली लेता नहीं है और तमाम तरीके की जो आज की स्थिति है पाकिस्तान की, वो अपनी जी। उनकी नीतियों की वजह से हुई। लिहाजा पाकिस्तान कॉर्नर होता है और हिंदुस्तान का दबदबा यूनाइटेड नेशन में बना हुआ है। सर, लेकिन आप ये देखिए ना कि अभी एक दिन पहले भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले की चार्जशीट जो है वो जम्मू कोर्ट में पेश की। फिर सिडनी में जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला, वो दोनों बाप बेटा जो है उनका सीधा सीधा रिश्ता पाकिस्तान से निकल आया। 2-3 बार पिछले 1.5 साल में वो लोग पाकिस्तान भी गए और पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद ने उनको ट्रेनिंग दी। खबरें तो यहाँ तक आ गई सर। तो सीधा सीधा कनेक्शन। फिर एनआईए की चार्जशीट में भी पाकिस्तान पर ओनस, वहां का जावेद जो बंदा है, जो कि मास्टरमाइंड था, उसका नाम भी आ गया, टीआरएफ वाला। तो पाकिस्तान तो चौतरफा घिरा हुआ है। लेकिन ये सब चीजें क्या अमेरिका को नजर नहीं आती हैं? वो तो वहां पर लगातार इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है, वो तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मुल्ला मुनीर तो फेवरेट बना हुआ है अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का।
देखिए, अमेरिका जो है अपने फ़ायदे की हमेशा से राजनीति करता है। उसका किसी भी देश के साथ कोई लगाव नहीं, वो अपने बेनिफिट की बात करता है। जब वो अपने नेटो कंट्रीज़ का साथ छोड़ सकता है, यूरोप का साथ छोड़ सकता है, तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि ये बड़ा टेम्परेरी फ़ेज़ है। अमेरिका फ़ायदे की बात करता है, आज की डेट में उसे पाकिस्तान में फ़ायदा दिख रहा है, लिहाज़ा पाकिस्तान के साथ है। और ये फ़ेज़ भी देखिए बहुत टेम्परेरी है। ये रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं यूएस के, उनका एक पर्टिकुलर माइंडसेट है। हालाँकि उनके पॉलिसी मेकर इवन रिपब्लिकन्स इस चीज़ का समर्थन नहीं करते और वो बार-बार उनके मीडिया में अगर आप देखेंगे तो ये बात उठती है कि हिंदुस्तान जैसे महत्वपूर्ण देश को आप कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं? आप कैसे पाकिस्तान जैसे देश के साथ खड़े हो सकते हैं? उनके यहाँ तमाम तरीके के रिसेंटमेंट है, तमाम तरीके के वहाँ भी मतभेद हैं इस बात को लेके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी जिद में काम करते हैं। उनको 2 चीज़ें कहीं न कहीं खटकी है। एक तो वो ऑपरेशन सिंदूर के सीज़ फायर का क्रेडिट लेना चाहते थे। दूसरा वो चाहते थे कि हिंदुस्तान भी पाकिस्तान की तरह या इज़राइल की तरह उनका नाम नॉमिनेशन में भेजे, जिससे उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल सके। ये दोनों चीज़ें नहीं हुई क्योंकि हिंदुस्तान अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अख्तियार करता है, लिहाज़ा इन चीज़ों से वो उन्होंने पर्सनल खुंदक हिंदुस्तान से निकाली और हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ और एडिशनल टैरिफ लगाया। लेकिन ये एक शॉर्ट लिव्ड है। मेरा मानना है कि अमेरिका को अपनी विदेश नीति को फिर से री-आकलन करना पड़ेगा, फिर से नया रोड मैप बनाना पड़ेगा क्योंकि आज की डेट में वो जिस लाइन पे चल रहे हैं, वो अपने सारे महत्वपूर्ण एलाइज़ के बरखिलाफ जाते जा रहे हैं। एक तरफ मेक्सिको, दूसरी तरफ कनाडा, इवन नाटो कंट्रीज़ में कहते हैं वो तमाम तरीके की मदद नहीं देंगे। यूक्रेन का युद्ध जिस तरीके से फँसा हुआ और उनके पीस प्लान को ना तो यूरोपियन नेशन मान रहे हैं, ना रशिया मान रहा है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म होती चली जा रही है। हमास और इज़राइल के युद्ध में भी परमानेंट सीज़ फायर नहीं है। थाईलैंड, कंबोडिया का भी सीज़ फायर जो उन्होंने किया वो भी स्थायी नहीं हुआ। तो हर जगह उन्होंने क्लेम तो बहुत बड़े-बड़े किए लेकिन ग्राउंड पे रिजल्ट नहीं मिला। तो लिहाजा आज की डेट में अमेरिका को फिर से अपनी फॉरेन पॉलिसी को ड्रॉ करना पड़ेगा और पाकिस्तान का फेज़ अंजू जी मैं इसको बड़ा टेम्परेरी फेज़ मानता हूँ। हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशन बड़े डिफरेंट किस्म के हैं। वो स्मॉल सेटबैक ज़रूर आया है, ज़रूर टैरिफ ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन ये रोल बैक होता हुआ दिखेगा। ट्रेड जो हमारा एग्रीमेंट है वो आज की डेट में फाइनलाइज़ेशन में है। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप उसको साइन नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे कुछ उसमें एग्रीमेंट हो रखे हैं। अगर वो एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो मेरा मानना है कि जो टैरिफ का जो 50% लगा है वो भी रोल बैक होगा। नॉटविथस्टैंडिंग दैट अमेरिका एक नीति के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि वो अपना कॉम्पिटिटर चाइना को मानता है और चाइना आज की डेट में सीपेक के तहत और ग्वादर पोर्ट होते हुए अरेबियन सी में अपनी पहुंच बना रहा है। ऑल्टरनेट रास्ता अपना उन्होंने अपने ट्रेड एंड कॉमर्स का खोजा, उसको भी अमेरिका कहीं न कहीं चेक करना चाहता है और साथ में पाकिस्तान के तहत वो ईरान, अफ़गानिस्तान और साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक नज़र रखना चाहता है और पाकिस्तान के हर रिसोर्सेज़ अमेरिका को अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्ट। सिर्फ एक टेलीफ़ोन कॉल तो उनकी एयरपोर्ट मिल जाती है, उनका उनके पोर्ट मिल जाते हैं, उनके रिसोर्सेज़ मिल जाते हैं, उनके रेयर मिनरल्स मिल जाते हैं और साथ में अफ़गानिस्तान में बगराम एयरपोर्ट जो जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं तो उनकी भी एक्सेसिबिलिटी बनती है। तो अमेरिका को एक बड़ा ही कमजोर देश ऐसा मिल गया जिससे जो उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। लिहाजा अमेरिका पाकिस्तान के साथ आज की डेट में खड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन टेररिज्म पे उसको अपना रुख बदलना पड़ेगा क्योंकि आप भी टेररिस्ट एक्ट से प्रभावित रहे। जब आपके ऊपर 9/11 का हमला हुआ तो आपने ये तमाम तरीके की बंदिशें लगाई, लश्कर-ए-तौबा, आईएस सभी के बरखिलाफ गए। लेकिन दूसरी तरफ आप सीरिया की सरकार, अल शरा की सरकार को आप रिकॉग्नाइज़ करते हैं। कुछ दिन पहले आप उसको टेररिस्ट मान रहे थे, अब उसके साथ खड़े हुए हैं। फिर सीरिया पे आप हवाई हमले भी करते हैं क्योंकि आपके कुछ अमेरिकन सैनिक बेसेस पे हमला हुआ। तो इस तरीके की तमाम दोहरी नीतियों से अमेरिका ग्रसित है। लेकिन जब आप टेररिज्म को डिफाइन कर लेंगे, टेररिज्म के खिलाफ खड़े होंगे, तो आपकी सारी पॉलिसीज़ को आप री-लुक कर सकते हैं। आज की डेट में अमेरिका दोहरी नीति अपनाया हुआ है टेररिज्म को लेके। मेरा टेररिज्म, तेरा टेररिज्म, मेरे यहाँ जो एक्ट है वो टेररिस्ट है, तुम्हारे हुआ वो आपकी प्रॉब्लम है। इस तरीके की सोच से काम नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिलेशन है बहुत शॉर्ट लिव्ड, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और ये पाकिस्तान को गफलत हो रखी है। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान में अलग यूफ़ोरिया है। असीम मुनीर कूद रहे हैं, तमाम तरीके के डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बरखिलाफ बयान दे रहे हैं और वो आज की डेट में ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि उन्होंने पूरा जग जीत लिया।
जबकि वास्तविकता ये है कि एक तरीके का उनको एक लुभावने ऑफर दिए गए हैं, और जब ये उनका ये स्टेयरकेस खींचा जाएगा तो वो धड़ाम से गिरेंगे और पाकिस्तान को फिर नहीं समझ में आएगा क्या चीज उनको हिट किया। जी। लिहाजा मैं इसको बड़ा टेम्परेरी फेज मानता हूँ, और आगे आने वाले दिनों में मानता हूँ कि अमेरिका अपनी फिर से फॉरेन पॉलिसी और टेररिज्म पे अपने आउटलुक को बदलेगा। सर, लेकिन ये बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को क्या हो गया है? गोलियाँ वहाँ चलती हैं सर, वहाँ वो कोई हाड्डी-हाड्डी है, हादी जिहादी है जो इलेक्शन भी लड़ रहा है, भारत का नक्शा बदल-बदल कर पेश कर रहा था, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बातें कर रहा था, उसको गोली किसी ने मारी। आप अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखो, सीधे-सीधे उन्होंने भारत के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया और भारत से कहने लगे कि भई हमारे पास भेजिए वहाँ उसके हमलावरों को, हमने भेजे हैं क्या सर उसको? देखिए, बांग्लादेश में की आप घटना की बात कर रहे हो, उसने एक ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था। उसमें वेस्ट बंगाल को भी शामिल किया था, कुछ उसने त्रिपुरा के इलाके को शामिल किया था, जो बंगाली स्पीकिंग है, और इस तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश की वो बात कर रहा था। और जब उसको गोली मारी गई, तो उसका सीधा-सीधा तार उन्होंने हिंदुस्तान से जोड़ा, हिंदुस्तान को ब्लेम करना शुरू किया, जो कि अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। उनके यहाँ का नागरिक, उनके यहाँ की इंटरनल प्रॉब्लम, उनके यहाँ गोलीबारी हुई, उनके यहाँ उस आदमी को एलिमिनेट किया गया जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहा था। तो इसमें हिंदुस्तान का तो कहीं इन्वॉल्वमेंट होना का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान क्यों उस टेररिस्ट को मारेगा जिसकी सोच ही एकदम बिल्कुल थर्ड क्लास की है, जिसकी सोच में कहीं ना कहीं कोई वास्तविकता नहीं है। एक शेख चिल्ली की भी घटनाएं जो होती उसमें कुछ वास्तविकता होती, वो तो उन वास्तविकताओं से भी दूर था। और पाकिस्तान के साथ अगर उसके कोई समझौते हुए हैं या कोई ट्रेड डील शामिल हुई या वहाँ आईएसआई का विजिट हुई है, या आपके क्यूएमजी जो है बांग्लादेश आर्मी के वो पाकिस्तान के, इसके बहुत मतलब इसलिए नहीं निकाले जाने चाहिए कि दो शून्य मिलके भी शून्य ही रहते हैं। बांग्लादेश की इतने मिलिट्री पावर या इकोनॉमिक पावर नहीं कि वो हिंदुस्तान के बरखिलाफ खड़े हो सके या हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन चला सके। वही हाल पाकिस्तान का है। अगर दोनों मिलके एक होके भी अगर हिंदुस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन चलाते हैं तो वो बड़ा इनसिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो पावर है, इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल से है, या जो मिलिट्री पावर, वो दोनों को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश में आज की डेट में मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट बहुत उभर के आ रहे हैं, और ये फेज है उनका कंसोलिडेशन फेज। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट वहां कंसोलिडेट कर रहे हैं, उभर के सामने आ रहे हैं, और जिसको हवा देती है मोहम्मद यूनुस दे रहे हैं। नोबल नोबल लॉरिएट आज की डेट में इस तरीके की मानसिकता रखा हुआ, ये सोच के अजीब सा लगता है कि आप नोबेल प्राइज आपने जीता है, इस मानसिकता के साथ आप इंटरिम गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, लेकिन आप फंडामेंटलिस्ट को क्यों नहीं चेक कर पा रहे, माइनॉरिटी को क्यों नहीं सुरक्षा दे पा रहे हैं? और आपके यहाँ जो जमात के लोग खुल के सारे आम स्ट्रीटों पे आते हैं, डोमिनेट करते हैं, उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? तमाम तरीके के जमात के लीडर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को आपने जेल से रिहा कर दिया, तो आप अपनी ग्रेव खुद खोद रहे हैं। हिंदुस्तान को तो आप बुरा नहीं कर पाएंगे, ना ही कुछ आपकी ऐसी हैसियत है, लेकिन आप अपने देश के लोगों को एक फ्यूचर जो देना चाहिए, वो एक फंडामेंटलिस्ट अप्रोच के साथ उनको आगे बढ़ने देना है, जो कि उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। तो हिंदुस्तान के खिलाफ तो मैं ऐसा नहीं मानता। आप बयान चाहे जो कुछ भी देते रहिए, 7 स्टेट को आप काट देंगे, या उनको सी रूट उनका खत्म हो जाएगा, या उसको अपनी सरजमीन मिला लेंगे, या आप टेररिज्म वहां बढ़ा देंगे, ये सारी की सारी चीजें आपके ख्यालों में है, ग्राउंड में आप इसको वास्तविकता में नहीं उतार सकते। क्योंकि हमारे 7 स्टेट में आज की डेट में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है, जिस तरीके से वहां डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को अप्रोच किया है, लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाया है, और नेबर फ्रेंडली अप्रोच हमेशा रखा हुआ, ये दिखाता है कि हिंदुस्तान इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका है। आप छोटी मानसिकता ना रखें। होगा क्या कि आप इस तरीके की मानसिकता रखेंगे, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ खुद हैम्पर होगा, आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपके इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, आपका देश जो एक समय तरक्की के रास्ते पे चल रहा था वो बैक ट्रैक हो जाएगा। और होगा क्या, आप वहां पे शरिया लॉ लगाएंगे, वहां पे वुमेन्स के पावर को कम करेंगे, और जो आपका जो सोशल डेवलपमेंट था, एक एजुकेशनल अवेकनिंग आ रही थी, वो सारा कुछ हैम्पर होगा। तो बांग्लादेश को समझना चाहिए, अगर पाकिस्तान की नीतियों पे चलना है तो पाकिस्तान आज की डेट में बहुत बड़ा कंट्री हो जाना चाहिए। इस्लामिक कंट्री होने के साथ साथ उसको मिडिल ईस्ट से सारी मदद और सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और वो भी उन्हीं के लीग में खड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सारे के सारे कंट्री आज की डेट में नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। बांग्लादेश अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहा तो दुर्भाग्य है।
मेरा मानना है जितनी जल्दी वहां इलेक्शन होंगे, जितनी जल्दी जनप्रतिनिधि की सरकार आएगी, उतना ही फायदा रहेगा। बांग्लादेश में सिर्फ एक स्टेबिलिटी मैं देखता हूं, उनके जो आर्मी चीफ है वो थोड़े समझदार हैं। अगर वो चाहते तो सैन्य सत्ता वहां आ सकती थी, तख्ता पलट कर सकते थे, लेकिन वो अपने एरिया, अपने रोल को कन्फाइन करके रखते हैं और साथ में एक पूरा मौका दे रहे हैं जैसे कि वहां पे डेमोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश किया जा सके या आ सके या इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सके। लेकिन जब अवामी लीग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? बहुत बड़ी पार्टी रही है। 2014 से लेके 2024 तक जो बांग्लादेश का जो डेवलपमेंट हुआ हिंदुस्तान के जी, एलाई बन के, हिंदुस्तान के साथ कॉपरेशन करके, वो काबिल तारीफ था। इन सारी चीजों को आप भूल नहीं सकते हैं। और साथ में बिल्कुल। 1971 आपको आजादी मिली, उसके पहले की क्या स्थिति थी? तो इतिहास में जाइए और चीजों को समझिए, तब आप इस तरीके की मानसिकता से उभर सकेंगे। लेकिन आज की डेट में अंजू जी, बांग्लादेश की स्थिति बढ़ते ही संगीन है। एक तो रोहिंग्या का जो 13 लाख रोहिंग्या शरणार्थी हैं, ये भी एक अल्टीमेटली थ्रेट पैदा करते हैं, क्योंकि इनके पास जीविका के कोई साधन नहीं है। वो पैरासाइट हो रखे बांग्लादेश में, बांग्लादेश उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। लिहाजा इन रोहिंग्या को तमाम तरीके से वो इन्फिल्ट्रेट करा सकता है। लिहाजा हिंदुस्तान को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा और इन रोहिंग्या को आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट करते रहना हाँ, पड़ेगा टाइम टू टाइम। नहीं तो एक अल्टीमेटली सिक्योरिटी थ्रेट है। ये 13-14 लाख लोग जाएंगे कहाँ? म्यांमार लेगा नहीं, बांग्लादेश अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इनको एक एम होगा कि एक मकसद के साथ हिंदुस्तान में थ्रस्ट कर दिया जाए, भेज दिया जाए और हिंदुस्तान में एक तरीके का टर्मोइल क्रिएट करने की कोशिश करें। हम इस चीजों से वाकिफ हैं, लिहाजा हम इसके लिए सतर्क है और एक्शन लेते रहेंगे। सर पाकिस्तान के साथ आजकल जिस तरह से बांग्लादेश गलबैयाँ कर रहा है, क्या आप भूल गए कि 16 दिसंबर 1971 में 54 साल पहले क्या हुआ था? इसी पाकिस्तान से तो आज़ादी दिलाई थी भारत ने बांग्लादेश को, उसके बाद ही उनकी तरक्की हुई। जैसे आपने बताया कि वो सोचिए ज़रा 1971 के पहले उनकी क्या हालत थी और आज आप देखिए वहाँ पर कैसे पाकिस्तान का आर्मी चीफ आ जाता है घूमने के लिए, हमास के नेताओं को लेकर आ रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश में, कितना कुछ आईएसआई वहाँ पर कर रही है। ये बातें मोहम्मद यूनुस को या तो समझ नहीं आ रही या फिर वो जिस तरह से अमेरिका के हाथों में खेल रहा है, मुल्ला मुनीर के हाथों में खेल रहा है, वो बिल्कुल गर्त में ले जाने पे तुला हुआ है बांग्लादेश को। देखिए, मैं अंजू जी बहुत समय से बोलता हूँ, मोहम्मद यूनुस वो शख्स हैं जो 1971 के पहले के हैं और उनका कहीं न कहीं ईस्ट पाकिस्तान का प्रेम आज की डेट में जाग उठता है। वो अभी भी अपने आप को ईस्ट पाकिस्तानी मानते हैं, ना कि बांग्लादेशी। सबसे बड़ी बात है, और ऐसा शख्स जो नोबेल प्राइज़ पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है और बांग्लादेश में इस तरीके की सोच रखता है। सबसे बड़ा देश का जो बोलते हैं ना गद्दार, वो तो मोहम्मद यूनुस साबित होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटी, जो एक सेक्युलर कंट्री था, माइनॉरिटी वहां बहुत बड़ा नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते थे, आप उनको साइडलाइन करने। और साथ में जो बांग्लादेश की तरक्की 7 से 8% पे हो रही थी, उसको आपने पूरी तरीके से जेपटाइज कर दिया। और आप बुला किसको रहे हैं? आईएसआई के रहनुमा को बुला रहे हैं, पाकिस्तान के चीफ को बुला रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग टीम को बुला रहे हैं और हिंदुस्तान के बरखिलाफ आप जहर उगलते हैं। क्यों? क्योंकि शेख हसीना ने यहाँ पे शरण ले रखी है। वो बार-बार चाहते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश बुलाएँ और फांसी के तख्ते पे लटका दें। लेकिन देखिए, पॉलिटिकल असाइलम एक राइट है, आप किसी को पॉलिटिकल असाइलम मना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान नेबर फर्स्ट की जब बात करता है तो हम सारे उन वादों से जुड़े रहते हैं जो कि इंटरनेशनली मान्य है। तो उसके तहत हमने उनको शरण दी है। आज की डेट में जब वहाँ इलेक्शन होंगे, अगर शेख हसीना वापस जाना चाहेंगी तो वो चली जाएँगी, ये उनकी मर्ज़ी पे। लेकिन जब वो उनकी मर्ज़ी नहीं, तब तक वो हिंदुस्तान में सुरक्षित रह सकती हैं। ये एक इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है नेबर कंट्रीज में, हम उसको फॉलो करें। टू नेशन रिलेशन होता है, इंडिविजुअल से हमारे रिलेशन नहीं होते, लेकिन सर्कमस्टांसेस जहाँ के जनप्रतिनिधि या वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, आप केयर टेकर गवर्नमेंट है, आप कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। आपका काम है व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करके और इलेक्शन फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए। लेकिन आप वो सब ना करके पाकिस्तान को अपना हट कर देते हैं, एक अड्डा बनते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान का आईएसआई का गढ़ बनते जा रहे हैं और हिंदुस्तान के बरखिलाफ काम करना चाहते हैं। और किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं? सेवन सिस्टर को काट देंगे, लैंडलॉक है, टेररिज्म फैला देंगे, और इस तरीके की जो बयानात हैं वो हिंदुस्तान के हित में नहीं है।
हिंदुस्तान भले ही ना रिएक्ट करे, लेकिन हम इसका कॉग्निजेंस लेते हैं। हम इस चीज़ों को सीरियसली नोट करते हैं कि आपने किस तरीके के बयानात दिए। आप देश को किस तरीके से और किस दिशा में ले जा रहे हैं और किसके इशारों पे आप काम कर रहे हैं। आप बोलते हैं ईस्ट एंड वेस्ट दोनों साइड से हिंदुस्तान को चोक करेंगे। ये आपकी काबिलियत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, ये समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान तो देखिए तमाम तरीके की कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान को जी, किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचाया जाए। तमाम तरीके के ऐसे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए जाए, तमाम तरीके के हिंदुस्तान के अंदर स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया जा सके, जिससे कि दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटनाओं को फिर से वो अंजाम दे सके। तो इस तरीके की जो फर्टाइल ग्राउंड है, जहाँ टेररिज्म फलता-फूलता है, उसको वो एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो लिहाज़ा एक तरीके का साजिश हो रही है हिंदुस्तान के खिलाफ, ये सभी को समझना पड़ेगा। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और साउथ में देखिए कोशिश हुई बांग्लादेश श्रीलंका में, मालदीव में, नेपाल में, तो किस तरीके से एनसर्कलमेंट हिंदुस्तान का कंप्लीट हो रहा है। ये एक बड़े ही खतरनाक स्थिति हिंदुस्तान के लिए डेवलप हो रही है। लिहाजा हमें अपने जल, थल और वायुसेना को सजग रहना पड़ेगा। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस वो अलर्ट रहें, इंट गैदरिंग करें, इंटेलिजेंस को बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। बिफोर बहुत कोई बड़ी घटना हो, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। और आज विजय दिवस है। आज सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बल्कि पूरे देश को प्रतिज्ञा लेनी होगी। जिस तरीके की विजय हमने 1971 में हासिल की आज के दिन, उसको हम आगे भी दोहराते रहेंगे और तमाम नापाक इरादे जो रखते हैं हमारे नेबर्स या इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको नेस्तनाबूद करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो एक बहुत क्लियर कट मैसेज है विजय दिवस जी, के उपलक्ष्य में कि पहले तो भारतीय सेना और भारतवासियों को बहुत-बहुत बधाई, और दूसरे हमें सतर्क रहना है उन सारे लोगों से जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और तमाम ऐसे देश हैं जो हिंदुस्तान के अगर वो बरखिलाफ काम करते हैं तो हमें उन्हें चेक करना पड़ेगा, उनके जी। उनके सरजमी पे, इंटरनेशनली और हर फ्रंट पे। यस सर। बिल्कुल सर, पड़ोसी तो बदले नहीं जा सकते ना, इसलिए पड़ोस में अगर कहीं अनरेस्ट है, तो हमारे लिए भी खतरे की बात है। लेकिन आपको लगता है कि जो इलेक्शंस फ़रवरी में होने वाले हैं बांग्लादेश में, वो बिल्कुल फ़ेयर होंगे? अवामी लीग को क्या ये चुनाव लड़ने देंगे? देखिए, मेरे को बहुत बड़ी शंका है इसमें कि बांग्लादेश के इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। अभी तक के जो इनपुट हैं, उससे तो ये लग रहा है कि अवामी लीग को इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। उनके तमाम लीडर देखिए अंडरग्राउंड हैं, तमाम लीडरों के घर तोड़े गए हैं, उनके ऊपर तमाम तरीके का वायलेंस किया गया है और उनकी जो हेड है शेख हसीना, वो हिंदुस्तान में। लिहाजा जो अवामी लीग है, उसको इलेक्शन में बैन करेंगे, जिससे कि जमात या बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो नुमाइंदे वो चुन के आए और मन माफिक जमात के सपोर्ट के साथ या जमात की सोच के रखते हुए सरकार को चलाएं, ऐसा मेरा मानना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बांग्लादेश में अंडर मोहम्मद यूनुस होना संभव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आगे देखिए समय क्या बताता है, लेकिन पहले फरवरी में इलेक्शन हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा एक ये भी असेसमेंट बोलता है कि इसको लास्ट मिनट पोस्टपोन किया जाएगा, वो 6-8 महीने के लिए और बढ़ाएँगे, क्योंकि ये जो सत्ता की जो ललक है, जो सत्ता का जो चार्म है, चाहे मोहम्मद यूनुस हो या कोई एक्स-वाई-जेड हो, वो बहुत बड़ा चार्म उसको वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। वो तमाम तरीके से जब तक पाकिस्तान का पूरा पुख्ता वहाँ पे वर्चस्व नहीं हो जाएगा या तमाम तरीके के एस्टेब्लिशमेंट आईएसआई या पाकिस्तान आर्मी के गिरफ्त में नहीं आ जाएँगे, तब तक वो नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश में इलेक्शन हो। क्योंकि आज की डेट में जो बांग्लादेश में रिजीम है, वो पाकिस्तान को सूट करती है। बांग्लादेश में जो रिजीम है, वो चाइना को सूट करती है। वो तमाम तरीके के लुभावने ऑफर दे रहे हैं, तमाम तरीके के इन्वेस्टमेंट करके बांग्लादेश को हिंदुस्तान के बरखिलाफ खड़ा करके एक हिंदुस्तान के लिए इरिटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें दोनों कोशिश कर रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। लिहाजा हिंदुस्तान को आज के सामरिक व्यवस्था को देखते हुए ऐसा करना पड़ेगा कि वो चाइना और पाकिस्तान के बियॉन्ड देखे और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जिसमें पाकिस्तान अपने इंटरनल मैटर में फंस के रह जाए, चाइना कहीं ऐसे फ्रंट पे एंगेज हो जाए जिससे कि उसका जो इम्पोर्टेंस है बांग्लादेश के प्रति या हिंदुस्तान के बरखिलाफ कम हो सके। वो इलाका है इंडो पैसिफिक रीजन का, वो इलाका है ताइवान का। तो आपको तमाम तरीके के अपने इंटरनेशनल जो आपकी जो अप्रोच है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। और साथ में रशिया और चाइना अगर या और हिंदुस्तान आरआईसी एक इफेक्टिव फोरम बनता है, तो चाइना को उधर से भी दबाव में डाला जा सकता है, जिससे कि वो अपने इस तरीके की एक्टिविटी कम करे। लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक पाकिस्तान के 4 स्टेट 4 दिशा में जा रहे हैं, पाकिस्तान अपने को इंटरनली
मजबूत नहीं मान रहा है, अफगानिस्तान का फ्रंट एक्टिव है, तब तक पाकिस्तान पूरी तरीके से एम्बेडेड है अपने इंटरनल अफेयर्स में। उसकी आज की डेट में इतनी हैसियत नहीं कि हिंदुस्तान के बरखिलाफ कोई इफेक्टिव काम कर सके। वो छोटे-मोटे टेररिस्ट एक्शन कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 2 देखिए 80 घंटे में ही उनके डीजीएमओ नीज़ पे आ गए थे, लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं थे। तो लिहाज़ा पाकिस्तान की स्थिति लड़ाई लड़ने की नहीं है, लेकिन हाँ, वो तमाम तरीके के स्मॉल लिटिल टेररिस्ट एक्ट या इस तरीके की इंस्टिगेटिव एक्शन कर सकता है, जिसमें कि बांग्लादेश शामिल है। सर, पाकिस्तान को लेकर भारत का जो रुख है वो तो यूएन में भी साफ हो गया, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अमेरिका भी समझे, जो कि पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। अब बांग्लादेश में भी पाकिस्तान क्या रायता फैला रहा है सबको पता है। अननोन गनमैन अगर वहाँ पर इस तरह से किसी को टारगेट करते हैं, तो मोहम्मद यूनुस बिना किसी तहकीकात के भारत से सवाल करते हैं। वो भूल जाते हैं कि कितना सारा काम जो है बांग्लादेश का वो भारत पर निर्भर करता है। भारत से बिजली जाती है, पानी जाता है, ये बातें सब भूल जाता है मोहम्मद यूनुस। लेकिन सर वो भी ट्रंप के इशारे पर ही चल रहा है ना, ट्रंप ने तो उसको वहां पे बैठाया है भारत के लिए दिक्कतें क्रिएट करने के लिए, और अब तो और ज्यादा दिक्कतें होंगी क्योंकि पुतिन अभी हाल ही में भारत से दौरा करके गए हैं और जेलेंस्की आने के लिए बेताब हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये डर भी तो सता रहा होगा ना कि क्या पता ये जो यूक्रेन वॉर है इसका क्रेडिट पीएम मोदी को ना मिल जाए, क्योंकि उसकी आड़ में तो वो अपने लिए नोबेल देख रहा है अगले साल का। तो ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप के का किया धरा ही तो है। अमेरिका का सीआईए ही तो कर रहा है सर ये सब कुछ भारत को परेशान करने के लिए, और कौन होगा। देखिए, जब अमेरिका की हम बात करते हैं तो अमेरिका की जो जो रणनीति है वो बड़ी मल्टीफेरियस है। वो कब क्या बोलेगा, किस वादे से वो मुकर जाएगा, किस बयान से पलट जाएगा, इसको नोबडी कैन प्रेडिक्ट, ये हालत है। जहाँ तक बांग्लादेश में उसके पैठ का सवाल है, देखिए जो बाइडेन की सरकार ने भी सेंट मार्टिन आइलैंड में अपने मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश की थी और उसी समय से कहा जा रहा था कि शायद ये सत्ता में परिवर्तन अमेरिका की वजह से हुआ है, ऐसा सभी का मानना है, क्योंकि शेख हसीना ने सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया था। अब जहाँ तक पाकिस्तान अमेरिका का सवाल है, वो पाकिस्तान को अपना एलाई इसलिए मानता है कि वो एक बिकाऊ देश है, उसकी कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है। आप फाइनेंशियल एड दीजिए, चाहे आईएमएफ से लोन दिलाइए और उस चीज़ को आप अपने कब्ज़े में कर सकते हैं। रही रही बात जहाँ तक रशिया और हिंदुस्तान के रिलेशन की, अमेरिका के मीडिया में जिस तरीके से इसको कवरेज मिला है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को बैक सीट पे जाना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान और रशिया की फ्रेंडशिप को उन्होंने बहुत हाईलाइट किया और बताया कि आपने हिंदुस्तान जैसा इंपॉर्टेंट एलाई को खोते चले जा रहे हैं, लिहाजा आपकी पॉलिसी में खोट है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में खोट है, लिहाजा आप इसको रिविजिट करिए। इस तरीके का दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा था। और साथ में अब पुतिन साहब गए तो जेलेंस्की आने की तैयारी में है। तो हिंदुस्तान का अब ये दिखाता है कि विश्व में कितना बड़ा से है। हिंदुस्तान ने पहले दिन से बोला कि आज, और हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि ये युग, ये समय लड़ाई का नहीं है। लिहाजा इस हिंट को लेते हुए अगर दोनों में पीस की प्रोसेस हो जाता है और हिंदुस्तान और एग्रेसिवली अगर पीस की बात करके दोनों को नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आता है, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। यही जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार हिंदुस्तान को बोला कि आप इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहला रोल ये है कि आप ऑयल लेना बंद कर दिए रशिया से, तो आपको उनको आप इकोनॉमिकली थोड़ी ठेस पहुंचाएंगे। रशिया आपकी बात सुनने के लिए बाध्य होगा और आप जेलेंस्की और पुतिन की बात करा के जो अलास्का मीटिंग के पहले अगर आप ये कर लेते हो तो हमें एक बहुत बड़ा रोड मैप मिल जाएगा और इसका पूरा पूरा क्रेडिट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया अमेरिका ले जाएगा। इस तरीके की उनकी एक रणनीति थी जो सफल नहीं हुई। हिंदुस्तान अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फॉरेन, लिहाजा अमेरिका के इस तरीके के लुभावने ऑफर में हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं आई। लिहाजा हमने इसको उतना तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि हम जान रहे थे कि हिंदुस्तान के सारे एफर्ट का क्रेडिट अमेरिका ले जाएगा और अमेरिका अपने विश्व में वाही वाही करेगा और हिंदुस्तान और रशिया के बीच में वो कहीं ना कहीं खटास पैदा करने की कोशिश करता है। यही पॉलिसी अमेरिका की रशिया और चाइना के बीच में है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि रशिया और चाइना कभी भी एक ना हो पाए, लेकिन वो उसमें पूरी तरीके से फेल हो गया। यही पॉलिसी अब उसने इंडिया और रशिया के लिए लगाई है। तो कहीं ना कहीं उनकी ये मंशा थी लेकिन पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी भी फॉलो करते हैं और हम दोनों को टॉक टेबल पर लाके एक तरीके से पीस नेगोशिएट कर ले जाते तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन एक समय होता है हर एक चीज का। जेलेंस्की किस बात पे मानेंगे? यूरोप नेशन तमाम है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके शामिल है, वो अलग तरीके की विधाएं चलाए हुए हैं। वो जेलेंस्की को पीस की तरफ बढ़ने ही नहीं देते हैं।
वो बार-बार कहते हैं कि एग्रेसर कैसे जीत सकता? आप कैसे पीस की बात कर सकते हैं? हम आपके साथ खड़े हैं। अमेरिका ने हथियार देना बंद किया तो यूके, फ्रांस, जर्मनी उनकी मदद के लिए आ जाता है और तमाम तरीके का प्रेशर अमेरिका के ऊपर भी बनाते हैं। तो तमाम तरीके के ये डिफरेंट डायनामिक्स हैं। बेहतर ये होगा कि जो 2 देश लड़ रहे हैं, वो आपस में मिल के बात करें। बिल्कुल, जहाँ तक नेगोशिएशन का बात है, वो हिंदुस्तान भी कर सकता है, वो यूरोप के नेशन भी कर सकते हैं, वो अमेरिका भी कर सकता है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि दे आर द वॉरिंग फैक्शन। वो एक पक्ष को हथियार दे रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो दोनों के साथ मित्रता का व्यवहार है, दोनों की डायरेक्ट मदद नहीं कर रहा है और उसकी बात दोनों सुन सकते हैं। लिहाजा हमें एडवांटेज है अमेरिका के बनिस्बत तमाम यूरोपियन नेशन के। वो देखिए कब समय आएगा और कब दोनों देश इस बात पे एग्री करेंगे, तब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और हमारे प्रधानमंत्री इस पर्स को परस्यू करेंगे। ऐसा ना हो कि हम बातचीत के लिए जाएं और टॉक फेल हो जाए। हम डोनाल्ड ट्रंप वाला सीन टाइम टू टाइम वर्ल्ड फोरम पे नहीं लाना चाहते। हिंदुस्तान तब उसमें अग्रणी होगा, तब मीडिएट करेगा जब दोनों के अंदर एक पीस की बात हो और दोनों अपने प्रस्ताव को लेके हिंदुस्तान की बात मानने को तैयार हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान उस समय आगे बढ़ेगा और पीस की बात करेगा। और जहां तक वर्ल्ड डायनेमिक्स की बात है, अमेरिका आज की डेट में पूरे विश्व की राजनीति में उथल पुथल मचा रखा है। सारे एलाइज तोड़ दिए, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग को थ्रेटन करता है कि वो नहीं देगा, टाइम टू टाइम अपने स्टेटमेंट से बैक टैक कर जाता है। लिहाजा इस टाइम को अंजू जी नेग्लेक्ट करने का टाइम है। जी। विजडम ये बोलता है कि इस चीज को नेग्लेक्ट करिए और लेट दिस फेज बी ओवर। उसके बाद हम आगे नेगोशिएट करेंगे, देखेंगे कि विश्व की राजनीति किस दिशा में और किस तरह बदलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बहुत सी चीज़ें जिनको नज़रअंदाज़ करना भी चाहिए और बहुत सी चीज़ें ऐसे जिन्हें नज़रअंदाज़ किया भी नहीं जा सकता। तो भारत बहुत बैलेंस तरीके से पेश आ रहा है, चाहे वो बांग्लादेश का मामला हो या पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान की जितने भी फोरम हैं यूएन के साथ-साथ, वहाँ पर जिस तरह से भारत नकेल कस रहा है, जैसे उसे अलग-थलग कर रहा है, उससे कुछ लोगों को मिर्ची तो लगेगी। लेकिन समझने वाली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड कंपनी को अकल आएगी या नहीं। सर, आपने समय निकाला इस विषय पर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बड़े ही विस्तार से मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद अंजू जी, और एक बार फिर से विजय दिवस की शुभकामनाएं आपके चैनल को, आपके दर्शकों को और समस्त भारतवासियों को। मेरा मानना है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए ये एक स्वर्णिम दिन है। इस दिन हम सारे लोग अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशन की सिक्योरिटी के लिए, और तमाम उन नापाक इरादे रखने वाले लोगों के लिए सबक है कि अगर आपने ऐसा कोई स्टेप उठाया तो विजय दिवस वाले दिन के तरह से हम पूरी तरीके से आपके आपके इरादों में ही आपको पूरी तरीके से बर्बाद करेंगे। बिल्कुल, थैंक भारतीय जय सेनाओं के हिंद। रहते हुए इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते सर। आज के दिन हमको ये सब भी याद आता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।